हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ मीठा हो जाए या तो कुछ अच्छा हो जाए। यानी कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में स्वीट नहीं होते हैं। कुछ शुगरी होते हैं और कुछ नॉन शुगर भी होते हैं। कौन से होते हैं नॉन शुगर, कौन से होते हैं शुगर, ये आज की वीडियो में या फिर इसी जो कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विद दिस टॉपिक दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में हम क्या कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी इसकी कुछ ऐसी मेन प्रॉपर्टीज जो हमें पता होना चाहिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले या फिर इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आफ्टर दैट मोनोसेक्राइड्स, देन स्टीरियोआइसोमेरिज्म, आफ्टर दैट ऑप्टिकल एक्टिविटी, डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। आई डोंट नो कि ये कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं आज की वीडियो में, बट इस टॉपिक में ये सब कुछ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज से और कार्बोहाइड्रेट से कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, ये इतना बड़ा वर्ड है लेकिन जितना ये बड़ा है इसका जो मतलब है वो इतना ही आसान है। कैसे है, देखो, बायो, मैक्रो एंड मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब होता है कि लिविंग सिस्टम यानी ह्यूमन बींग्स या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मिलने वाली चीज को हम बायो बोलते हैं। मैक्रो का मतलब है जो अपने साइज में बड़ा होता है एज वेल एज अपने वेट में भी काफी ज्यादा होता है, यानी कि इसका वेट भी ज्यादा होता है और ये साइज में भी बड़ा होता है। और मॉलिक्यूल का मतलब है जो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो हुआ ना आसान। क्या आसान हुआ है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है और साइज में काफी बड़ा होता है। ठीक है, अब ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल तो है, साथ ही साथ ये पॉलीमर भी है, साथ ही साथ ये पॉलीमर भी है। अब ये पॉलीमर का मतलब क्या होता है, देखो, पॉली का मतलब मैनी यानी बहुत सारे और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है और उन छोटी छोटी यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर। उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर। एंड इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो मोनोमर होता है उसे बोला जाता है मोनोसेक्राइड्स। उसे हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है। इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं। हम इनको पॉलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ होता है। कैसे, जैसे ये मोनोसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड है, इस तरीके से ये मोनोसेक्राइड है, ये है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं तब जाकर बन जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये एक मोस्ट अबंडेंट बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। ये एक मोस्ट अबंडेंट बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है कि ये सबसे ज्यादा मिलता है? और भी बहुत सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स, हाँ, जैसे कि प्रोटीन है, जैसे कि लिपिड्स है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है और यहीं पर आता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर इन चारों को हम कंपेयर कर देते हैं तो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसका रीजन ये है कि ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है ये स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर मेंटेन है ये सेल के कारण है। हम सब सेल से मिलकर बने हुए हैं और ये जो सेल है ये सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये मिलकर बनी हुई होती है कार्बोहाइड्रेट से। तो इस तरीके से ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, हमारे सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सबसे मेन पॉइंट, ये क्यों सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल हैं, एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल हैं। यानी हमारे पास कई सारे बायोमोलिक्यूल हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं,
लेकिन हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा प्रीफर करती है कार्बोहाइड्रेट्स को, ताकि वो उन्हें ब्रेक कर सके और एनर्जी को फॉर्म कर सके, और फिर उस एनर्जी का यूज़ करके हम पढ़ सके, हम पढ़ा सके, हम काम कर सके, हम काम करवा सके। ठीक है, तो बॉडी के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इस वजह से भी ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। दूसरा पॉइंट कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बन है और उसका हाइड्रेट यानी कि H2O। ठीक है, और अगर आप यहां पर N लगा देते हैं, यहां पर भी N लगा देते हैं, तो ये बन जाता है इसका जनरल फॉर्मूला। कैसे? देखिए, ये CnH इस N के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो H2N एंड ON। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। और इस N की जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस N की वैल्यू को हम 6 मान के चले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस यहां पर पुट कर दीजिए, दैट इज C6। H12 आएगा क्योंकि N की वैल्यू 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे तो दैट इज 12, तो H12 एंड O6। C6H12O6 बहुत बार सुना है, बहुत कॉमन है, दैट इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आप N की वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, कितने ऑक्सीजन होंगे, कितने कार्बन होंगे। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है OH, और पॉली का मतलब अभी देखा है बहुत सारे, तो इनके पास 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप हो सकते हैं, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। और क्या होता है, ये इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, इनके स्ट्रक्चर में कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो CHO, ये स्ट्रक्चर होती है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की, यानी C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर कुछ भी R ग्रुप आ सकता है। कीटोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होती है C डबल बॉन्ड O, यहां कुछ भी R और कुछ भी R ग्रुप आ सकता है। एल्डिहाइड कीटोन, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। सो दिस इज अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अभी बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहां पर मैंने क्लासिफाई कर दिया है कार्बोहाइड्रेट्स को, लेकिन किसके बिहाफ पर मैंने इनको डिवाइड किया है? मैंने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, यानी किसके पास कितना शुगर का मॉलिक्यूल होता है, इसके बिहाफ पर हमने इनको क्लासिफाई किया है, और 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। 1 मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड, एंड 4th इज पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। देखिए, मोनोसेक्राइड्स का मतलब है, जैसे मोनो का मतलब होता है 1, तो यहां पर 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है, यानी यहां पर केवल एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होगा, तो उसे आप मोनोसेक्राइड कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल है जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये सारे एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड के। बात करते हैं डाइसेक्राइड की, तो डाइसेक्राइड का मतलब यानी कि डाई 2, तो यहां पर 2 शुगर के मॉलिक्यूल होंगे, तो आप उसे कहेंगे डाइसेक्राइड, तो आप उसे कहेंगे डाइसेक्राइड्स। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि डाइसेक्राइड होता है। ओलिगो की बात करें तो यहां पर 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी 2 से ज्यादा और 10 से कम, और इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, दैट इज रेफिनोज। रेफिनोज एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 3 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि 3
हाँ, शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं रेफिनोज के अंदर। अगर बात करें पॉलीसेक्राइड की तो मोर देन 10 से ज्यादा 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, यानी कि 10 से ज्यादा जितने भी शुगर के मॉलिक्यूल हैं वो सब हम पॉलीसेक्राइड के अंदर रखेंगे। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि स्टार्च, जैसे कि ग्लाइकोजन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं पॉलीसेक्राइड के। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, कि कितने शुगर मॉलिक्यूल होंगे। अभी हम बात करेंगे डिटेल में अबाउट द मोनोसेक्राइड्स, यानी कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। चलिए तो बात करते हैं अबाउट द मोनोसेक्राइड्स। देखो, मोनोसेक्राइड्स होती है सिंपल शुगर मॉलिक्यूल। सिंपल क्यों है? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल होता है शुगर का। और दूसरा मेन पॉइंट इसका ये है कि अगर आप मोनोसेक्राइड्स को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो आपको फर्दर शुगर का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। जैसे अगर बात करें डाइसेक्राइड है, जो कि दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनी हुई है, अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं तो आपको एक शुगर का मॉलिक्यूल मिलेगा, एक शुगर का मॉलिक्यूल मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें ओलिगोसेक्राइड में, यानी कि ट्राइसेक्राइड की, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल होंगे शुगर के। अगर आप इन्हें ब्रेक कर देते हैं तो आपको 3 शुगर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। लेकिन अगर आप मोनोसेक्राइड्स को फर्दर ब्रेक करते हैं तो आपको कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। तो फिर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि एटम्स मिलेंगे जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। जैसे बात करें C6H12O6, ये एक मोनोसेक्राइड है, यानी ग्लूकोज है। इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मोनोसेक्राइड है ये सिंपल शुगर का मॉलिक्यूल होता है और कैन नॉट गिव शुगर मॉलिक्यूल आफ्टर ब्रेकिंग, यानी अगर आप इनको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो आपको फर्दर एक शुगर का मॉलिक्यूल नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मोनोसेक्राइड है, दिस इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? वो मोनोसेक्राइड से मिलकर ही तो बने हुए हैं। जैसे कि डाइसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड 3 मोनोसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड 4 मोनोमर यूनिट्स, यानी कि 4 मोनोसेक्राइड। तो इस तरीके से जो पॉलीमर यूनिट है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका जो मोनोमर यूनिट होता है दैट इज मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो ये मोनोमर यूनिट होता है पॉलीसेक्राइड्स का। ये बातें समझ आई। अभी हम बात करते हैं कि ये जो मोनोसेक्राइड है उनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन किसके बिहाफ पर करेंगे? हम इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोसेक्राइड्स को। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, यहां हम मोनोसेक्राइड को क्लासिफाई करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी किसके पास कितने कार्बन के एटम है उसके बिहाफ पर हम मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, यानी 3 कार्बन है, तो आप कहेंगे ट्राइओज शुगर, आप कहेंगे ट्राइओज। अगर 4 है तो आप कहेंगे टेट्रोज। अगर 5 कार्बन है तो आप कहेंगे पेंटोज। अगर 6 कार्बन है तो आप कहेंगे हेक्सोज। अगर 7 कार्बन है तो आप कहेंगे हेप्टोज। दिस इज द नेमिंग ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि अगर 3 ट्राइओज, 4 टेट्रोज, 5 पेंटोज, 6 हेक्सोज। अब बात करते हैं कि ठीक है, कार्बन के नंबर तो 3 हो गए, लेकिन अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप कहेंगे उसको एल्डोज शुगर, यानी अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उस शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर तो आप उसे कहते हैं एल्डोज शुगर। और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसे कहेंगे कीटोज शुगर। ठीक है, कार्बन नंबर 3 है लेकिन एल्डिहाइड है तो एल्डोज, कार्बन नंबर 3 है ट्राइओज बट कीटोज शुगर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसा कौन सा शुगर का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 कार्बन है लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप है,
तो देखिए उसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड एक ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल है जिसमें कि 3 कार्बन के एटम होते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। कीटोज की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल है जो कि 3 कार्बन रखता है और कीटोज ग्रुप को रखता है, ठीक है। बात करते हैं टेट्रोज की, यानी कि 4 कार्बन है बट एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। इरिथ्रोज। और यहीं पर अगर कीटोज की बात करें यानी कि 4 कार्बन है बट कीटोन ग्रुप है, तो इसका एग्जाम्पल है इरिथ्रुलोज, ठीक है। इरिथ्रुलोज एक ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल है जिसके पास 4 कार्बन एटम है लेकिन कीटोन ग्रुप है। आपको ये भी बात याद रखनी है कि शुगर के मॉलिक्यूल में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो वो एल्डोज शुगर होगी या तो वो कीटोज शुगर होगी, ठीक है। इसके बाद बात करें पेंटोज शुगर की, एल्डिहाइड अगर है तो एल्डोज है और इसका एग्जाम्पल है राइबोज शुगर और अरेबिनोज शुगर। और अगर कीटोज में है तो राइबुलोज, ठीक है। राइबुलोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि 5 कार्बन होते हैं और कीटोन ग्रुप होता है। अगर हेक्सोज की बात करें तो ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल है जिसमें कि 6 कार्बन होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसी में ही आता है गैलेक्टोज भी इसी का एग्जाम्पल है। और एक ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जिसके अंदर 6 कार्बन तो है लेकिन कीटोन ग्रुप है, उसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ठीक है। बात समझ आई? कितना आसान है। 3 कार्बन ट्राइओज, ग्लिसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इरिथ्रोज, इरिथ्रुलोज, राइबोज, राइबुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हैं जिनको हम मोर कॉमनली यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी करने के लिए। बात करें तो 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3, यानी कि ट्राइओज शुगर तो है लेकिन ये एल्डोज है या कीटोज है ये हमें पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो देखो यहां पर है एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये एक एल्डोज शुगर है। और ऐसा एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा है कि जिसमें 3 कार्बन है लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप है, उसका एग्जाम्पल हमने देखा है ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरल्डिहाइड की है। यहीं पर अगर बात करें यहां पर भी 3 कार्बन है यानी कि ये भी ट्राइओज शुगर है, और लेकिन ये कीटोन शुगर है यानी कि कीटोज शुगर है क्योंकि यहां पर कीटोन ग्रुप है। तो इसका एग्जांपल होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का है क्योंकि यहाँ कीटोन ग्रुप है और यहाँ एल्डिहाइड है। यहां अगर बात करें देखो ये है ट्राइओज शुगर यानी कि 3 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन भी 3 होंगे। और ये ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जाम्पल है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है यानी कि ये एक एल्डोज शुगर है, ये एक एल्डोज शुगर है। आगे अगर बात करें देखो ये है पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन के एटम होंगे लेकिन ये कीटोज है या एल्डोज है, ये है एल्डोज क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये एक एल्डोज शुगर है और 5 कार्बन है, एल्डोज है, तो ये राइबोज का स्ट्रक्चर है, ये राइबोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आफ्टर दैट हेक्सोज शुगर दिया हुआ है। हेक्सोज शुगर यानी कि 6 कार्बन होंगे लेकिन ये एल्डोज है या कीटोज है ये हमें पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और यहां पर भी एल्डिहाइड ग्रुप है यानी कि ये भी एल्डोज शुगर है, ये भी एल्डोज शुगर है और 6 कार्बन यानी कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। आगे भी बात करते हैं। देखो ये ट्राइओज शुगर है, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है एक, और देखो यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब भी यहाँ कार्बन का एटम ही है। तो 1, 2, 3 कार्बन है और ये ट्राइओज शुगर है। साथ ही साथ ये एल्डोज भी है। एल्डोज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आया हुआ है, ठीक है। ये टेट्रोज शुगर है, कैसे? 1, 2, 3, 4 4 कार्बन है और साथ ही साथ ये भी एल्डोज है। क्यों है एल्डोज? क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद बात करें पेंटोज की यानी कि 5 कार्बन होंगे। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल इसमें 5 कार्बन ही है और ये भी एल्डोज शुगर है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके बाद बात करें हेक्सोज यानी कि 6 कार्बन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, हेक्सोज है, लेकिन ये कीटोज शुगर होगी क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड नहीं बल्कि कीटोन ग्रुप है। और एक ऐसा एग्जाम्पल
जो कि हेक्सोज यानी कि 6 कार्बन के साथ में है, और कीटोन ग्रुप है वो भी हमने देखा है, दैट इज फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। बात करें हेक्सोज शुगर है कैसे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बिल्कुल है, लेकिन ये एल्डिहाइड है यानी कि एल्डोज शुगर है। ये एल्डोज है, ये कीटोज है, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन होते हैं लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम मोनोसेक्राइड्स। ये सब मोनोसेक्राइड ही है, यानी ट्राइओज भी, टेट्रोज भी, पेंटोज, हेक्सोज और हेक्सोज, ये सब मोनोसेक्राइड के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने कितना कुछ कवर किया है, चलिए बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने कितना कवर कर लिया है। हमने कवर कर लिया है प्रॉपर्टीज को, हमने पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, मोनोसेक्राइड के बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ लिया है। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है जो कि एक टॉपिक से शुरू होगा, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू यानी कि नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।